रोशन DIAG डायगोनल का वो शॉर्ट फॉर्म होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को लिखा गया होगा। गुड मॉर्निंग हर्षित, गुड मॉर्निंग आर्यन। जो आप पूछ रहे हो, मान लो कि आपके पास रोशन अगर RD शर्मा में ऐसे लिखा हुआ है DIAG और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1,2,3 1,2,3, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 3 है। इसका मतलब A11, A22 और A33 3 एलिमेंट्स हो गए, और आप उन 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे फिक्स कर दो, मतलब डायगोनली, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, हम उसको 0 कर देते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आपका वो बन जाएगा, मतलब दिस इंफॉर्मेशन मीन्स दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर? क्या करना है हमें, बस डायगोनली उन एलिमेंट्स को बैठाओ और नॉन डायगोनली बाकी सबको 0 कर दो। ओके, हाँ, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मैंने बताया था कि स्केलर ये स्केलर वेक्टर वाला चीज नहीं है, स्केलर हियर विल मीन अ कांस्टेंट, इट विल मीन अ कांस्टेंट, राइट। लास्ट क्लास में इसी स्लाइड पे एंड किए थे, तो एक बार वापस से यहीं से शुरू कर लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n। अच्छा, मीनवाइल जितना भी पढ़े हो, कोई डाउट है क्या किसी को, कोई दिक्कत कहीं पे? एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर लिया था आप लोगों ने एनसीईआरटी से? एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर लिया था, कोई दिक्कत आई थी वहां पे? अनुष्का कह रही है नो डाउट। अनिमेश का है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कहाँ गया? ओके, ये रहा। So question number 10, right? 9b। ठीक है, सबसे पहले 9 कर लेते हैं। आर्यन यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो x और y की क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये दोनों मैट्रिसेस होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर इन दोनों मैट्रिसेस सर सॉल्व कर लिए मैं। हेलो, हाँ सॉल्व कर लिए, फिर सर मेरा डाउट था ना कि x का दो ठो वैल्यू आ सकता है। नहीं 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 आ सकता, क्योंकि फिर वो मान लो जैसे आपने देखा एक जगह पे 3x + 7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, -7/3। यस सर, और सेकंड वाले केस में ये नंबर कितना दिख रहा है, -2/3। सेकंड वाला जो दिख रहा है मेरे को A22 वाला, सो 2 - 3x इज इक्वल टू 4 है। अब अगर हम यहां से निकालते हैं तो दिस विल बी x इज इक्वल टू -2/3, राइट। अब ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हो रही है। अब मान लो कि x का अगर आप -2/3 यहाँ पे पुट करते हो तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ पे पुट करते हो x का वैल्यू -7/3 तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए आई थिंक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बिकॉज सर बट 6 का 2 नंबर में ना x का 2 वैल्यू आया है इसी एक्सरसाइज में। 6 क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ कह रहे हो
अब यहाँ पे कौन से वाले में 6 का 2 में कह रहे हो, राइट? अच्छा, यहाँ तो आएगा ही क्योंकि x इंटू वाई का वैल्यू 8 है, प्रोडक्ट 8 है, और अगर प्रोडक्ट 8 होता है तो दो केसेस होंगे, 2 इंटू 4 भी होगा, 4 इंटू 2 भी होगा, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। देखो आपको ये समझना पड़ेगा आर्यन कि x प्लस वाई का वैल्यू 6 और x इंटू वाई का वैल्यू 8। अब ये पॉसिबल तभी हो सकता है, ये तो सिंपल दिया, 2 4 4 2 ही दिख रहा है मेरे को, तो जब x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4 हो जाए और y का x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 2 हो जाए, ये दो केसेस हो सकते हैं। और कहीं पे तो देखो x और y नहीं है ना यहाँ पे, और कहीं दिख रहा है आपको? खाली यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं है। तो इस केस में क्या है कि इनके दोनों केसेस पॉसिबल है, इनके दोनों केसेस पॉसिबल है। अब ये क्या है आर्यन, दूसरी चीज आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि आप चाहे पहला केस रखो चाहे दूसरा केस रखो, दोनों का सम 6 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? यस सर, तो आ रहा है। ये वाला चीज सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, दोनों में से कोई भी केस रखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, यस सर। ठीक है। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आए थे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी? यहाँ पे x का एक वैल्यू इधर से जो निकल कर आया वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एंड x का एक वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आया वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हाँ निखिल, तो इस केस में ऑप्शंस भी आपको बता ही देगा। ऑप्शंस में देखो कि आपने जो x का वैल्यू निकाला है, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों ने ऑप्शन सी मार्क कर दिया हो ये सोच के कि चलो एक x का वैल्यू तो दिख रहा है, लेकिन गाइस आपने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाए होंगे। पहला 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बनाया होगा, दूसरा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 बनाया होगा। दोनों से आपको टू डिफरेंट वैल्यूज मिली है, दोनों से आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिली है। उसमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि एक वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है तो इसको आंसर लेके हम खुश हो जाएंगे। जो वैल्यू x की यहाँ से निकली है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो फिर ये इक्वल कैसे हुआ? इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कभी कभार 0 1 था, एक बार बोर्ड्स में 1 2 3 लिखा हुआ था, मतलब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही है लेकिन 1 या 2 या 3, ये तीन। तो अगेन इट्स अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, ओके, ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है। अब जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, एकदम सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे, इट्स अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, राइट? अब यहाँ क्या होगा गाइस कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। जो परम्यूटेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल याद है किसी को? किसी को भी मल्टीप्लिकेशन रूल याद है क्या? हैंड रेज करके बताओ, परम्यूटेशन में जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता था। एनीवन? दिव्यांशु, दीक्षा, हर्षित, अभिषेक, आर्यन, रोशन, एनीवन? सौरभ? थोड़ा हिंट दे दीजिए तो याद आ जाएगा। एग्जाम में भी आपके बगल में बैठा रहूंगा मैं हिंट देने के लिए। देखो मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता था कि अगर हम इवेंट 1 को, अगर हम, अच्छा इनफैक्ट वो एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने समझाने के टाइम पे यूज किया होगा, मान लो कि विराट कोहली के पास 4 शर्ट्स हैं, विराट कोहली के पास 4 शर्ट्स हैं और 3 ट्राउजर्स हैं, तो कितने तरीके से वो एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन सकता है? कितने तरीके से एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन सकता है? मतलब एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन के आपके सामने खड़ा होकर आएगा। 12 क्या किया आपने यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन रूल सर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यूज करना आता है। यूज करना आता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कभी भी सही यूज नहीं कर पाओगे कहीं। सर शर्ट और पैंट्स के नंबर को मल्टीप्लाई। हाँ ऑब्वियसली 4 इंटू 3 12 देगा, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि आप वो मल्टीप्लीकेशन करते कब हो,
ये लॉजिक हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए ना गाइस। सो द लॉजिक इज यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाओ इंडिपेंडेंट, हाँ कह जो सकते हो। वे हो करने आर्यन एकदम आवाज खराब चल रही है इंटरनेट की आपकी। नाउ लिसन, सो द व्हाट इज द सिंपल मेथड? सिंपल मेथड इज कि उन्हें उसे शर्ट पहनने के लिए भी बोला हुआ है, उसे ट्राउजर पहनने के लिए भी ऑर्डर दिया गया है, राइट? तो सिर्फ शर्ट पहन के बाहर नहीं आएगा, सिर्फ ट्राउजर पहन के बाहर नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उसको दोनों काम, मतलब इसका मतलब है उसको दोनों काम करना है। तो मान लो कि जो शर्ट पहनना है उसको हम इवेंट 1 नाम दे देते हैं, ट्राउजर पहनने को इवेंट 2 नाम दे देते हैं। तो क्योंकि जब उसको इवेंट, दोनों इवेंट्स को परफॉर्म करना है, कोई एक से काम नहीं चलेगा, दोनों इवेंट को परफॉर्म करना है। चाहे वो पहले ट्राउजर पहने उसके बाद शर्ट पहने, या फिर पहले शर्ट पहने उसके बाद ट्राउजर पहने, डजंट मैटर। द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज ही शुड बी वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। सो इन दैट केस हम देखेंगे कि पहले इवेंट को करने के अगर m नंबर ऑफ वेज होते हैं, पहले इवेंट को करने के अगर m नंबर ऑफ वेज होते हैं, एंड करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज m वेज, corresponding to each of these m ways, अगला इवेंट करने के n नंबर ऑफ वेज होते हैं, तो उस केस में दोनों इवेंट को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने के टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं m into n। अब इसको इस एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो पहले वो शर्ट पहन रहा है, तो he has 4 options, he has 4 options। अब मान लो उसने शर्ट 1 पिक किया, तो शर्ट 1 को पिक करने के बाद उसके शर्ट 1 को पिक करने के बाद आगे वहां पे उसके पास अगला काम करने के 3 ऑप्शन है। शर्ट 1 को परफॉर्म करने के बाद आगे उसके पास अगला काम को परफॉर्म करने का 3 ऑप्शन है। अगर वो शर्ट 1 की जगह शर्ट 2 पिक करता है, तो अगला काम ट्राउजर पहनने वाला काम को करने के लिए अभी भी उसके पास 3 ऑप्शन है। तो बेसिकली शर्ट में से कोई भी पिक करे, अगला काम करने के उसके पास 3 ऑप्शन उसे दिख रहे हैं। तो शर्ट पिक करने के कितने ऑप्शन हो गए? 4। आगे शर्ट ट्राउजर पिक करने के नंबर ऑफ ऑप्शन हो गए 3। तो इस केस में हम बोलेंगे कि एक शर्ट और एक ट्राउजर पिक करने के टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 4 into 3 12। अब इसी लॉजिक को इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमको यूज करना है। वी हैव अ 3 into 3 का मैट्रिक्स, तो इसके 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हर एलिमेंट, हर एंट्री जो होनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, हर एलिमेंट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। तो पहले इवेंट को परफॉर्म करने के कितने रास्ते हैं? पहले इवेंट को परफॉर्म करने के कितने रास्ते हैं? या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक नंबर जा सकता है, दोनों में से कोई एक नंबर, मतलब ये कह सकते हो कि इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। अच्छा बताइए, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? अभी भी 2 ही तरीके हैं ना, राइट? आपने चाहे यहां पे, आप चाहे यहां पे 0 लगाओ या फिर 1 लगाओ। मान लो कि आपने यहां पे 0 रखा, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, तो भी तो आप यहां पे 0 रख सकते हो और 1 रख सकते हो, राइट? और अगर आपने यहां पे 1 को रखा, तो भी आप यहां पे 0 या 1 को रख सकते हो। तो यहां आप जितना भी ऑप्शंस है, इसके करेस्पॉन्डिंग में आगे हमको 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट आई विल से कि इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, यहां पे 2 रास्ते हैं। हर एक केस को फिल करने के कितने रास्ते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि वहां पे 2 जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि उसको फिल करने के 2 रास्ते हैं। अच्छा, क्या आप किसी भी एलिमेंट को खाली छोड़ने वाले हो? क्या आप किसी भी एलिमेंट को खाली छोड़ने वाले हो? बताओ, आर यू गोइंग टू लीव एनी एलिमेंट आउट हियर? नहीं, मुझे सारे एलिमेंट्स को फिक्स करना है, राइट? मुझे हर एलिमेंट की जगह पे एक नंबर को रखना है, तो मुझे 9 जगह पे नंबर फिक्स करना है। हर जगह को फिल करने के 2 रास्ते हैं, तो ऐसे 9 एलिमेंट्स को 9 जगहों पे फिक्स करने के कितने रास्ते हो जाएंगे? तो ये इस 2 को मैं कितना बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ही लगाओगे ना कि यहाँ पे सारा काम करना है मेरे को, चाहे आप बीच वाला नंबर से शुरू करो, लेकिन आप कोई भी प्लेस छोड़ोगे नहीं। तो यहाँ पे सारा काम को मुझे करना है, हर एक काम को करने के 2 रास्ते हैं, ठीक है?
हर एक काम को करने के 2 रास्ते हैं, तो ऐसे अगर मेरे पास 9 काम है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द 9 ऑफ फिलिंग ऑल द 9 एलिमेंट्स विल बी 2 into 2 into 2 टिल 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो वो कितना बन गया? वो बन गया 2 to the power 9 and 2 to the power 9 is equal to 512। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। Am I clear now? Animesh, Divyanshu, Diksha, am I clear? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड में कौन सा एक क्वेश्चन आया था। बोर्ड में पास्ट ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो एक ये क्वेश्चन प्रेजेंट था और दूसरा क्वेश्चन था ईच एंट्री 0 और 1 की जगह पे आया था 1/2, 1,2 और 3, 1,2 और 3। मतलब कि आप बताओ आंसर क्या होगा उस केस में? 3 का पावर 9। ना निमेश, पीएमसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही चाहिए होगा। अभिषेक रिपीट करना है, ओके। अभिषेक मैं कह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स है, राइट? इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट है। अब इस 9 एलिमेंट में हम हर जगह को फिल करने, हर जगह पे मुझे एक नंबर डालना है। अगर आप इस जगह की बात करोगे, इसको फिल करने के 2 रास्ते हैं, इसको फिल करने के 2 रास्ते, हर एक जगह को फिल करने के 2 रास्ते हैं, राइट? तो फर्स्ट काम 2 वेज, सेकेंड काम 2 वेज, थर्ड काम 2 वेज। अब क्योंकि आपको सारे कामों को परफॉर्म करना है, आपको सारे कामों को परफॉर्म करना है, आप किसी को नहीं छोड़ने वाले हो, राइट? तो उस केस में क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ number of ways of individual events. The total number of ways of performing the entire, you can say, work is equal to the multiplication of ways of individual events. तो यहाँ पे individual events के जितने तरीके होंगे ना, उन सबको मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे। अब क्योंकि यहाँ पे हर काम को करने के 2 ही रास्ते थे, तो ये 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा कितनी बार? ये 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा 9 बार। 9 बार मल्टीप्लाई होने के कारण ये बनेगा 2 to the power 9। ठीक है अभिषेक, डन? और 2 to the power 9 का वैल्यू ही 512 है। ओके, अच्छा, अब मैं कह रहा था कि जो आपको बोर्ड में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें इसकी जगह पे दिया हुआ था 1, 2 और 3। तो अब आपको 3 into 3 का ही मैट्रिक्स बनाना है और आपकी एंट्री या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। कितना होगा आंसर यार? जल्दी से चैट में बता दो, अनम्यूट करके कोई नहीं बोलेगा। सौरभ, दिव्यांशु सही है? चैट में बता दो सब कोई। दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, 1 मार्क। अनुष्का गलत, हर्षित, अनिमेश सही है, रोशन सही है, यस दीक्षा सही है। तो लॉजिक तो सेम रहेगा ना गाइस। अब यहाँ पे क्या है, पिछले वाले में आपके पास 2 ऑप्शंस थे, इस बार हमारे पास क्या है? इस बार हम हर जगह को, ये देखो रितेश कैलकुलेटर का यूज करे। रितेश स्मार्ट बनना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं, ठीक है? आपको लगता है कि आपको बोर्ड में वो 3 to the power 9 कैलकुलेट करने के लिए देगा? स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं, ठीक है? तो सेम लॉजिक रहेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में वी हैड 2 ऑप्शन, 0 और 1। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, तो ये 3 कितना बार मल्टीप्लाई होने वाला है? 3 मेरा 9 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 9 बार मल्टीप्लाई होने के कारण क्या बनेगा? ये बनेगा 3 to the power 9। हाँ अनुष्का भी सही है, निखिल सही है। स्टिल कुछ लोगों के आंसर्स नहीं आए हैं। आयुष, आयुष आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। आंसर पता चला इसका 3 to the power 9 होगा? यस सर। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो यार, ऑनलाइन क्लास है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आफ्टर 40-45 मिनट यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर। ओके ओके। अंशु? यस सर। सेम इज द केस विथ यू। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, तभी आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा और आपको भी समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे और कुछ आना नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू बी, थोड़ा टाइम बाद आपको बोर लगेगा। सिमिलरली मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करना शुरू करो, तभी जाकर आपका भला होने वाला है। तो आशुतोष कुमार, मुस्कान झा, नीलू,
एंड शुभम, ठीक है ना। तो 6 लोग दिख रहे हैं जो लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं. इट हैज टू बी स्लाइटली मोर इफ यू वांट टू गेट बेनिफिटेड. यू विल हैव टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. नहीं समझ में आता है तो पूछो ना. अभी जैसे अभिषेक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो अभिषेक ने बोला ना रिपीट कीजिए, तो मैंने रिपीट किया. अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछिएगा. नो 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 सौरभ, ये जो 1, 2 और 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों में या तो ये रखोगे या ये रखोगे. नंबर तो एक ही जाएगा. चलो मान लो आप, अगर मैंने ऐसे लिख दिया था 1 और 2 और 3, तब 3.9 जाता कि नहीं? ठीक है, ओके डन. आई बिलीव अब क्लियर है लोगों को. बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना. तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, अगर एग्जाम आइडिया खरीद रखा है तो आपको दिखेगा कि ये पूछा गया है बहुत बार. मतलब एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है. इनफैक्ट ये नहीं, दिस हैज बीन अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, दिस हैज बीन अ PYQ. अब इसमें क्या होता है ना, इस तरीके का केस दे देता है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछ लेता है. लेट्स से A12 पूछेगा, बोलेगा कि अगर एक 2x2 मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, एक 2x2 मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, अगर वो इस फॉर्म में है, अगर वो इस फॉर्म में है तो A12 क्या होगा, A12 क्या होगा. ठीक है ना. तो कभी कभार वो पूरा मैट्रिक्स दे देते हैं और कभी कभार वो रैंडमली कोई एक एलिमेंट के बारे में पूछते हैं. तो इन दोनों केसेस में हमको पता होना चाहिए. तो ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन में आता है 1 नंबर के लिए. ओके. सिमिलरली किस्मत अच्छा हुआ तो इक्वालिटी के ऊपर, जो मैंने बहुत कम देखा हुआ है. उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बताया, तो पहला एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा मैंने इन 3 क्वेश्चंस को देखा हुआ है पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चंस में, 1-1 नंबर के लिए. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड. आप शुरू कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. आई थिंक आधा घंटा निकल गया इसी में. हाँ, नाउ लिसन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट में क्या होता है. हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दी हुई रहती है. हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स दी हुई रहती है. हम उसमें से क्या करते हैं, हम उसमें अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई किया गया, तो एक्चुअली में क्या होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जैसे कि अगर ये ए मैट्रिक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट थे और अब अगर हम 3a निकाल रहे हैं, अब हम 3a निकाल रहे हैं, तो हर एक मैट्रिक्स के अंदर का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर का हर एक एलिमेंट हो जाएगा 3 टाइम्स. मैट्रिक्स के अंदर का हर एक एलिमेंट हो जाएगा 3 टाइम्स, राइट. तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, जो लास्ट क्लास हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड किया था. अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर. प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी है गाइस. मतलब ऐसा नहीं कि मान लो अगर कोई भूल भी जाता है तो भी क्वेश्चंस के दौरान वो थोड़ा सा IQ लगा के ही यूज कर पाएगा. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ alpha is getting multiplied, alpha is a constant here, right? Alpha and beta, they both are scalars. ठीक है ना, they both are scalars. Scalars मतलब constant यहाँ पे. So if alpha is getting multiplied to a plus b क्या होगा guys? a plus b summation, addition of matrix. Addition of matrix में alpha multiply हो रहा है, तो आप उस केस में अल्फा को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो. अल्फा को a के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया, अल्फा को b के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको जोड़ा, तो भी इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी. मतलब आप चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा. या निखिल, यहाँ पे जो हम बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में, स्केलर वर्ड जहां दिखेगा इट मींस कांस्टेंट. ऐसे भी स्केलर मतलब कांस्टेंट ही होता है, बट यहाँ पे कोई और दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली कांस्टेंट याद रखो अपने माइंड में. ठीक है. सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा, दो कांस्टेंट्स को ऐड करके अगर वो रिजल्टेंट वैल्यू को अगर आप एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो, so that value will be equal to alpha into a plus beta into a. समझ रहे हो ये चीज क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में दोनों स्केलर्स ऐड हो रहे हैं और फिर उसका जो रिजल्ट है, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 3 है.
तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 5, तो 5 into a, 5 into a will be equal to 2 into a plus 3 into a, 5 into a will be equal to 2 into a plus 3 into a, ठीक है। लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा, बीटा ए, अल्फा इंटू बीटा ए, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑफ बीटा विथ ए, और इस पूरे के साथ अब अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप बीटा को बाहर निकाल सकते हो, बीटा को बाहर निकालकर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ा तो हम करेंगे इसको, ठीक है। एंड लास्टली इट इज गोइंग टू बी द सेम, दोनों जगह पे आपको सेम वैल्यू ही मिलने वाली है। हाँ हर्षित बोलिए, अनम्यूट करके बोलो हर्षित। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया। थर्ड वाला प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, एक जैसे ए मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, और उस रिजल्टेंट के बाहर एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, जैसे अंदर बीटा मल्टीप्लाइड था ए के साथ, ठीक है। एक काम करते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं आपको दे रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा, 2a क्या, बीटा मैंने 3 लिया हुआ है ना, तो 3a कितना हो जाएगा, 3a विल बी इक्वल टू 3 6 9 12, ठीक है। तो अगर हर्षित हम अगर लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से चले, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने b का वैल्यू कितना रखा हुआ है, 3 रखा हुआ था, तो 3 अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। अब इसके बाहर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 है। अब आपको पता है कि जब हम एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या होता है, जब आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर करते हो, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक नया मैट्रिक्स होता है कि नहीं। इसका जो रिजल्ट होता है वो एक नया मैट्रिक्स होता है, और वो मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करते हो आप, सारे एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 2 into 3a कर रहे होंगे, तो ये ऑलरेडी आपके पास एक मैट्रिक्स आ चुका है हर्षित। अब आप इसको डबल करने वाले हो, तो ये 3a देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको अगर हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 2 6 12 18 24, राइट। तो हम अगर इस प्रोसेस से चले, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब एक बार राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि आप पहले अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ले लो और फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो। तो अल्फा मैंने 2 माना हुआ है, बीटा मैंने 3 माना हुआ है, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। तो 6 टाइम्स ऑफ a मेरे को कैलकुलेट करना है। अब देखो a तो ऊपर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 6 into a कितना हो जाएगा, इसका 6 टाइम करोगे तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18 एंड 6 4 = 24। आ रहा है समझ में। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया। यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इज अभी तक कह सकते हो कि हमने जितना भी पढ़ा, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सपेक्ट बोर्ड्स में कुछ जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन दोगे ना मैट्रिसेस के लिए, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईटी कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिमाग मत लगाओ मैंने लगा लिया फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी स्पेशली ज्यादा नंबर वाले, ठीक है ना, हाई मार्क्स के जो क्वेश्चन है, आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होगा, या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, या तो सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए बोर्ड्स दे देगा, या फिर हम कुछ निकाल रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर चीजें निकाल रहे होंगे और वहां पे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्या था गाइस, पिछला वाला कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो हम मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स को एक स्केलर, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हम मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस की बात करें तो हमने एक एडिशन की बात की थी। एडिशन में हमने देखा था कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर हमने डिफरेंस देखा था, डिफरेंस में भी हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लाइक पहली चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम। अभी रो बाय कॉलम बोलकर चीज आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो एक एग्जांपल के हेल्प से मैं इस लाइन को समझाने की कोशिश करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल condition, this is the condition for multiplication to be defined, multiplication to be defined। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अगर डिफाइन होना पड़ेगा तो उस केस में उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पढ़ो क्या है कंडीशन, ये कह रहा है फॉर द टू मैट्रिसेस A M क्रॉस P एंड B P क्रॉस Q, ये तो ऑर्डर लिखा हुआ रहता है। द मल्टीप्लिकेशन AB is possible only if number of columns of A is equal to the number of rows of B। क्या कह रहा है ये, अगर एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं हुई तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, और ये इसीलिए ये लिखा गया इस तरीके से M क्रॉस P P क्रॉस Q। तो कहने के लिए इसका सेकेंड वैल्यू और इसका फर्स्ट वैल्यू इट हैज टू बी द सेम। अगर ये सेम नहीं होगा गाइस तो आपको वहां पे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आप बोलना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। यस, एक एग्जांपल से समझाता हूं। और जब आप यहाँ पे भी जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे जितने भी ऑपरेशन हमने देखे, एडिशन करते हो, दो मैट्रिसेस का एडिशन करते हो तो रिजल्टेंट में एक नया मैट्रिक्स मिलता है। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करते हो तो रिजल्टेंट में नया मैट्रिक्स मिलता है। जब एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक नया मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे जब हम दो मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बता सकते हैं, और वो कितना होगा, दैट विल बी M क्रॉस Q। ये M क्या था, सो M वाज द रो M वाज द नंबर ऑफ रो ऑफ A, और Q क्या था, तो Q था नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B। नोटिस करो गाइस, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे M है और यहाँ पे Q है, ठीक है, यहाँ पे M है और यहाँ पे Q है। तो सबसे पहला कंडीशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको रैंडमली कोई भी दो मैट्रिक्स दे देता और आपको बोलता कि उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बोलना है, सबसे पहले चेक करना होगा आपको कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा ये भी आप इजीली बता सकते हो। ओके, ये भी आप इजीली बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ एक दो चीजें हैं, पहले उसको देख लेते, समझ लेते, उसके बाद में एक एग्जांपल पे आऊंगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक कह रहा है कि टू गेट द I, kth एलिमेंट, मतलब वो जो नया मैट्रिक्स C आएगा ना, उस नया मैट्रिक्स का कोई भी CIK वाला एलिमेंट निकालने के लिए, CIK का मतलब क्या हुआ, I रो K कॉलम, I रो K कॉलम वाला, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको I रो, आपको एक A मैट्रिक्स का ith रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, ये देखो, ith रो ऑफ A and kth column of B, ith row of A and kth column of B। रुकिए मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं। ये देखो, ये मैंने NCERT से एग्जांपल उठाया हुआ है, अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे हाईलाइट करके। फॉर एग्जांपल इफ C इज इक्वल टू, ये C मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये D मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये C मैट्रिक्स की बात करें तो इसके 2 रोज और 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3।
अगर आप डी मैट्रिक्स को देखते हो तो ये 3x2 का है, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम है। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो इसका सेकेंड वैल्यू और इसका फर्स्ट वैल्यू ये सेम है। तो इस हिसाब से ये सी और डी का प्रोडक्ट तो डिफाइन हो जाएगा। क्यों डिफाइन होगा? बिकॉज सी का जो रो है, बिकॉज सी का जो नंबर ऑफ कॉलम है और डी का जो नंबर ऑफ रो है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। दूसरी चीज आपको और क्या बताया है? आपको ये बताया कि अगर ये डिफाइंड है तो आप ऑर्डर बता सकते हो। तो दिस एंड दिस, तो CD का जो ऑर्डर होगा इट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स। पहला वाला 2 कहां से आया? इधर से आया। पहला वाला 2 इधर से आया, दूसरा वाला 2 किधर से आया? इधर से आया। ठीक है। शुभम पूछ रहा है कि 2 रो 3 कॉलम इंटू 3 रो 2 कॉलम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है शुभम, बिल्कुल। आपने जो एग्जांपल दिया, 2 रोज 2 कॉलम और 2 रोज 2 कॉलम और 3 रोज 3 कॉलम हो सकता है। मैं लिख के देखता हूं। आप कह रहे हो कि ए मैट्रिक्स जो है, आप कह रहे हो कि ये 2x2 बोले हो, और बी मैट्रिक्स के बारे में आपने बोला है 3x3, राइट शुभम? यस। अब आपको मैंने कंडीशन क्या बताया हुआ है? आपको कंडीशन बताया है कि पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। कहने के लिए पहला वाला का दूसरा वैल्यू, दूसरा मैट्रिक्स का पहला वैल्यू, क्या ये इक्वल दिख रहे हैं आपको? नो नहीं सर। दिख रहे ना? तो अगर ये इक्वल नहीं दिख रहे तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। बाकी मैं आगे एग्जांपल्स मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे इसके ऊपर। ठीक है। अभी मैं एक बार बस प्रोसेस, मैं चाहता हूं कि सबको एक बार प्रोसेस को थोड़ा फील कर ले कि ये प्रोसेस में हम करते क्या है। अब जैसे कि गाइज इतना आपको क्लियर हो गया है कि ये जो मैट्रिक्स होगा, ये जो सी मैट्रिक्स होगा, राइट, ये जो CD का मल्टीप्लिकेशन में मान लो ई मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये ई मैट्रिक्स कितना एलिमेंट का होगा? 2x2 का होगा, राइट, 2x2 का होगा। तो मैं मान लेता हूं कि उनकी जो वैल्यूज है दैट इज A11, A12, A21, A22। ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट है A11, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको ये वाली लाइन को फॉलो करनी है। ये CIK की जगह पे C11 कर लो, तो एक बार CIK के जगह पे C11 कर लो। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मुझे C11 वाला एलिमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो ऑफ कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ A एंड फर्स्ट रो कॉलम ऑफ B। तो पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट वाइज। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट वाइज। चलो यहां देखो, जैसे लुक एट दिस एग्जांपल प्रॉपर्ली। हम निकालना चाहते थे सबसे पहला वाला वैल्यू, ये देख रहे हो क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज माई A11, दिस इज माई A21, दिस इज माई A12 एंड दिस इज माई A22। ओके। तो मैं इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे एक 2x2 का मैट्रिक्स आएगा, वो हमने ऊपर बात कर लिया है। नाउ I want to find out the value of the elements। मैं चारों एलिमेंट्स की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना चाहता हूं। तो A11 करने के लिए आपको क्या बोला गया है? इसका वैल्यूज को देखो। तो इसके वैल्यूज के हिसाब से आप पहला मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब है ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ होगा। उसके बाद ये -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो ये 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे, तो 1 into 2 प्लस -1 into -1 प्लस 2 into 5, इनको ऐड करोगे तो यहाँ 2 + 1 3 + 5 10 13, तो ये 13 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। यस अनिमेश। अब ये देखो, एंट्री इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो 13 आ गया गाइस, ये 13 आ गया। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। ये कौन सा एलिमेंट है? दिस इज A12। तो A12 के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? A12 के हिसाब से ये 1 आपको क्या बताएगा? फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो ऑफ
फर्स्ट मैट्रिक्स, ये 2 आपको क्या बताएगा, सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब पहला वैल्यू पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा वैल्यू जो होगा वो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और इसीलिए बोला जाता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रो इनटू कॉलम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो इनटू कॉलम होता है। एम आई क्लियर? तो सेम यूनिट वाइज अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 7 7 हो गया। देन दिस -1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ -4। और देखो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये ऐड होकर 2 बन गया। ठीक है, अब हम ये निकालना चाहते हैं, ये इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा, दिस विल बी A21। A21 होने का मतलब क्या है, ये 2 क्या बताएगा आपको, ये 2 बताएगा सेकेंड रो फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड रो फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स। और ये 1 क्या बताएगा, ये बताएगा फर्स्ट कॉलम फ्रॉम सेकेंड मैट्रिक्स, राइट। तो गाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम वाला फॉर्म रहता है। तो पहला नंबर रो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, और दूसरा वाला वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट करेगा दूसरा मैट्रिक्स का। तो अब आप देखो कि जब हम मेरे को निकालना था A21, तो A21 निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं ये पहला मैट्रिक्स का, ये मेरा पहला मैट्रिक्स है ना, इसका मैं सेकेंड रो को पिक करूंगा, और ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट कॉलम को पिक करूंगा। तो this 0 will get multiplied with 2, then this 3 will get multiplied with -1, and this 4 will get multiplied with 5, और फिर इनको आप यहाँ पे ऐड करोगे। एंड लास्टली जो लास्ट में दिख रहा है आपको, एंट्री इन सेकेंड रो क्या हुआ, ये हमारा दिस पार्ट, इट मींस A22 क्या होगा, पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो, दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। ठीक है, और सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फॉलो किया गया है। इज दिस क्लियर? अगर आपको समझ में आया है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से इस एग्जांपल को ही वो करो। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस एग्जांपल को एक बार खुद से मल्टीप्लाई करो, ताकि जब मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा तो आप अपने स्टेप्स को वेरीफाई कर पाओगे। प्लीज एनसीईआरटी को बिल्कुल मत देखना। चाहिए यार सर क्या बोले हैं करने के लिए? मैं कह रहा हूं कि आप खुद से, मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया ना, अब खुद से एक बार C और D को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, खुद से C और D को मल्टीप्लाई करो जल्दी से। दूंगा, अगला क्वेश्चन भी दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये करो, क्योंकि इसका प्रॉपर प्रोसेस जो है वो अगले स्लाइड में है, राइट। तो मैं 2 मिनट का बस टाइम दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। बिल्कुल भी एनसीईआरटी का हेल्प मत लेना, अगर हेल्प ले लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरा जो मैं जो सोच के मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। एंड डोंट वरी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों का सिली मिस्टेक यहाँ पे बहुत होता है, बट विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस यू विल अचीव एक्सीलेंस। चलो अच्छी बात है। शुभम गलत है, शुभम चेक करो, थोड़ी सी गलती हो रही है। ओम का हो गया, वेरी गुड।
रिवांश आई थिंक थोड़ी सी गलती दिख रही है मेरे को गलती दिख रही है। आर्यन ने तो कर लिया, अनिमेश ने कर लिया। रिवांश A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट आपने लिखा है वो गलत लिखा है, और A22 भी आपने गलत लिखा हुआ है। रोशन A11 में थोड़ी सी गलती हो रही है, और हाँ A11 में बस गलती है, चेक करो जल्दी से। ओम A12 गलत है आपका, A12 और A22 गलत है, A12 और A22 गलत है। शुभम आपका अभी तो आपने पूरी गलती की, आपने जो मैट्रिक्स लिखा है वो 2x3 का लिखा है, लेकिन हमारा यहाँ पे 2x2 आएगा, हमारा यहाँ पे 2x2 आएगा। देवांश गलती पता चल गया कहाँ पे है? यस सर, 4 को -4 को 4 समझ लिए थे। वाह, इतना खतरनाक। रोशन आप सही कर चुके हो। आशुतोष, अंशु ट्राई कीजिए। ये पहला बोर्ड्स का 4 नंबर का कह सकते हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तैयार कर रहे हो आप। क्या आप इसमें किसी भी तरीके की मतलब कमी छोड़ना चाहते हो क्या? और यार मैं बार बार पीछे नहीं पढ़ूंगा, मैं एक हफ्ते पीछे पढ़ूंगा, उसके बाद अगर दिखेगा कि ठीक है स्टूडेंट नहीं सुन रहा तो आई डोंट गिव अ डैम आफ्टर दैट। दीक्षा सही है, आयुष सही है। इनफैक्ट द कॉमेडी थिंग इज दीक्षा और आयुष आपके मैसेजेस भी एग्जैक्ट सेम है, एज इट इज लाइक एक ही साथ टाइप किया हो, कॉमा जहां पे दिए हो ना दोनों कॉमा तक सेम है यार। चलो, तो आई बिलीव सबको अच्छा खासा टाइम मिल गया इसको ट्राई करने का। From boys, I have not got any response from अभिषेक। इस क्वेश्चन में आपका नहीं आया है। ओम आपने सही कर लिया अभी, ओम ने सही कर लिया, रिवांश ने सही कर लिया, अनुष्का ने सही कर लिया, रितेश ठीक है। अब अंशु कोई रिस्पांस नहीं आया आपका। आशुतोष कोई रिस्पांस नहीं आया, घर पे फोन कर दूंगा खुद से, मैं खुद से फोन करके बोलूंगा कि बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, नाम लेता हूं उसके बाद बेटा गायब रहता है, ठीक है। और जब टीचर फोन करता है तो पेरेंट्स ज्यादा सीरियस होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। मुस्कान कोई मैसेज नहीं आया आपकी तरफ से। नीलू का रिस्पांस आया है इस वाले में, और बॉयज में शुभम। चलो तो इस बार सिर्फ 4 डिफॉल्टर्स हैं। वी हैव अंशु, आशुतोष एंड मुस्कान, सिर्फ 3 लोग हैं। तो आउट ऑफ 19 लोग 16 लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए, तो अब एक बार इसके प्रोसेस को दोबारा देखते हैं, ठीक है ना। आपको अब अपनी गलती पता चल जानी चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, जब आप पहला एलिमेंट लिखोगे A11, तो A11 का मतलब पहला कॉलम, पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम, राइट। A11 में जो पहला 1 है ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो बताता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो बताता है, और ये दूसरा वैल्यू है ये सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम बताता है, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल, हाँ राइट, तो दिस इज हाउ। और उसके बाद आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मुझे ये तीन डिफॉल्टर्स के रिस्पॉन्स नहीं आए, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द सेशन एंड देन आई विल मेक अ कॉल टू योर पेरेंट, ट्रस्ट मी। आगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, देन ये सेकेंड वाला केस, ये हम निकालेंगे अब यहाँ पे A12। तो A12 मतलब पहला रो और यहाँ पे सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखो ना, शेड किया हुआ है, अच्छे से शेड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपना गलती पता चल जाएगा। हो सकता है किसी ने, जैसे देवांश ने कहीं पे एक माइनस को प्लस मान लिया, दैट इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है, वो ध्यान रखना होगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। 1 into 7 प्लस -1 into 1 प्लस 2 into -4, ये सम करोगे। नेक्स्ट, एंट्री इन द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंट्री इन द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट्स A21। A21 मतलब पहला मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड लास्टली A22, A22 विल बी इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैं ना एक और मेथड भी डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मेथड वैसे यू कैन से कि मेरे टाइम पे मेरे जो ट्यूशन टीचर थे उन्होंने बताया था। तो इसका टेक्निक क्या होता है कि जो पहला जो मैट्रिक्स है उसके रोज कितने हैं, 2 रोज है, राइट। एक 1, 1 -1 2 0 3 4, तो इसको आप यहां लिखो, इसको आप यहां लिखो 1 1 -1 कितना था 2, और उसके बाद अगला क्या है 0 3 4, हाँ। और यहां पे हो गया मेरे पास 2 कॉलम है, 2 -1 5। अब देखो मैं 2 -1 5 को भी इसी तरीके से लिख रहा हूं, 2 -1 5 एंड 7 1 -4, 7 1 -4, राइट। तो यहां पे हम रोज को लिखते हैं, यहां पे हम रोज को लिखते हैं, और यहां पे हम कॉलम्स को लिखते हैं, ठीक है। यहां रोज और यहां पे कॉलम्स, ओके। एंड ये कह सकते हो कि जो लोग थोड़ी सी गलती करते हैं वो अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए अभी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे, जैसे नॉर्मल मैच द फॉलोइंग टाइप कह सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो नाउ व्हेन यू विल परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज यहाँ आएगी, ठीक है, वो चीज यहाँ आएगी। फिर से कह रहा हूं, इसको इसके साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज यहाँ आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज यहाँ आएगी, एंड इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज यहाँ आएगी, ओके। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इट विल बी अ 2 क्रॉस 2, मतलब यहाँ पे फिर मुझे वो दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है खुद से कि इसके कितने, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। So let's go for the multiplication now. Now when we perform the multiplication, so it's going to be element wise. So 1 into 2 plus -1 into -1 plus 2 into 5. Similarly यहाँ पे 1 into 7 plus -1 into 1 plus 2 into -4, 2 into -4. Similarly 0 into 2 plus 3 into -1 plus 4 into 5, and lastly 0 into 7 plus 3 into 1 plus 4 into -4. And if I calculate all the values here, तो you'll get the same answer. तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे -8 plus 1 -1 -1 -2 आ जाएगा,
यहाँ पे 0 माइनस 3 20, तो 20 माइनस 3 17 हो गया, और यहाँ पे 0 3 माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13, ये हो गया। ठीक है, तो वही सेम आंसर आ गया आई थिंक, राइट, ये सेम आंसर यहाँ पे आ गया। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द ऑर्डर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द ऑर्डर। सर हाँ तो बोर्ड्स दिव्यांशु, में इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये उस टाइम पे हमारे टीचर ने हमें सिखाया था बस समझाने के लिए कि प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। एक दो बार ये प्रोसेस फॉलो करते हो, वो प्रोसेस फॉलो करते हो, तो क्लियर हो जाता है कि उस प्रोसेस में हमें एग्जैक्टली क्या चीज करनी है, राइट। बट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो इसका वहां पे नामो निशान भी नहीं है। तो आई सजेस्ट कि ये कोई भी फॉलो ना करे, बस अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए प्रोसेस को अच्छे से ये कर सकते हो आप। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करो अब जल्दी से, तरीका पता चल गया ना। यहाँ पे आप रोज को लिखोगे ऑर्डर वाइज, मतलब रो 1 यहाँ पे आएगा, रो 2 यहाँ पे आएगा। अब जो क्वेश्चन था उसमें 2 कॉलम्स थे, तो C1 यहाँ पे आया, C2 यहाँ पे आया। अगर 3 कॉलम होता तो और आगे ले जाते, 3 कॉलम होता तो और आगे ले जाते। हाँ दिव्यांशु चेक कर सकते हो। चलिए, सो एवरीवन ट्राई दिस। मुझे मेनली 3 लोगों से आंसर चाहिए होगा, जो 3 लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं किया है। टाइम विल बी 3 मिनट्स। निखिल पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व, और कोई भी अनम्यूट करके आंसर नहीं बोलेगा। मैंने 3 लोगों को बोला हुआ है, वो उन्हीं 3 से आंसर आना चाहिए। ओके, सो अनिमेश ने कर लिया, शुभम, अनिमेश कर लिया, आर्यन कर लिया, शुभम आई थिंक आपका A12 गलत है, A12 और A21 दोनों गलत है। रोशन ने कर लिया, रिवांश ने कर लिया, ओम ने भी कर लिया, गुड। हर्षित, आयुष डन। अभिषेक A21 गलत है, A21 चेक करो। अभिषेक A21 चेक करोगे, शुभम A12 और A21 को चेक करोगे। अंशु आप चेक करो A12 को, A12 में गलती है आपकी, बाकी सब सही है, सिर्फ A12 में छोटी सी कोई गलती हो रही है, फाइंड आउट कीजिए। अनुष्का सही है, गुड। आयुष सही है, वेरी गुड। अंशु का रिस्पॉन्स आ चुका है, दो डिफॉल्टर्स है अभी। रितेश A21 चेक करना है एक बार अपना, A21 चेक करो। निखिल डन, सही है। सौरभ सही है।
हाँ शुशु बोलिए। नीलू आपका कितना आया इधर आंसर? रितेश सही है अब? नीलू आधा किए हो, थोड़ा स्पीड डेवलप करना पड़ेगा, बट अभी तक जो किए हो सही है। A11 में थोड़ी सी गलती दिख रही है। सर मेरा हाँ, चेक हर्षित। कीजिए। अंशु सारे सही है। शुभम A21 में अभी भी गलती है। हर्षित आपका A21 में गलती है, A21। दीक्षा सही है। चलो आशुतोष बताओ कितना है आपका आंसर? सर एक मिनट। 1 मिनट क्या है, एक एलिमेंट तो निकाले होगे ना? अभी 9:30 बजते ही ना क्लास एंड करके सीधे घर पे फोन करूंगा, समझ रहे हो? मुस्कान क्या आया आंसर? यस सर, सर सॉल्व कर रहे हैं। एक एलिमेंट तो आया होगा। यस सर। जो आया है वो बताओ। कोई एक एलिमेंट भी आए तो बताओ, पता तो चले कि प्रोसेस पता चला है आपको। सर वो 40 आया है शायद पहले वाले का। ये 40 तो नहीं है। सर चलिए मेरा मैं इसको। हर्षित सर A21 30 है क्या? हाँ A21 30 है वो। चलो मैं यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो, जिन लोगों से नहीं हुआ, थोड़ी सी गलती हुई है। सबसे पहले दिस इज अ 2x3 एंड दिस इज अ 3x2 एंड दिस इज अ 3x2। तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स। जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है? तो मान लो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ये कह सकते हो कि ये इधर आने वाला है। उसके बाद जो ऐसे रेड कलर से लाइन खींचूंगा, अब ध्यान से देखो, रेड कलर वाली लाइन मैंने कैसे खींची है? मैंने खींची है पहला मैट्रिक्स का पहला रो, पहला मैट्रिक्स का पहला रो एंड दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो 1 2। तो आपका बेसिकली कहां पे आएगा? आपका ये बेसिकली ये इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है? क्योंकि ये पोजीशन कौन सी होगी? ये पोजीशन आपकी A12 वाली होगी। ब्लू वाली लाइन मैंने कहां पे खींची है? तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो 1 1। तो ये कहीं ना कहीं आपका A11 वाला पार्ट होगा, ये आपका A11 वाला पार्ट होगा। फिर ग्रीन कलर से मैं लाइन कहां पे खींचा? मैंने खींचा सेकेंड रो के एलिमेंट्स के लिए, और यहां पे ये वाला, ठीक है? तो ग्रीन कलर वाली लाइन मैंने किसके लिए खींची है? मैंने खींची है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो 2, फर्स्ट कॉलम 1। तो ये आपका A21 का पार्ट होगा, ये आपका A21 का पार्ट होगा। एंड लास्टली जैसे ब्लैक कलर से ये वाला
और ये वाला। तो ये ब्लैक कलर की लाइन मैंने यहाँ पे सेकेंड रो और यहाँ पे सेकेंड कॉलम, तो 2 2। तो ये आपका A to 2। इस तरीके से हमारे दिमाग में बस इतना क्लियर होना चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्लू वाली लाइंस को देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 into 1। पहला है 2 into 1, उसके बाद है 3 into 3, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट उस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, और उसके बाद है 4 into -5। अब इनको ऐड करो तो ये -20 और यहाँ पे 11, -20 + 11 कितना हो गया, ये हो गया -9। नेक्स्ट, अब रेड कलर वाली लाइन, यहाँ पे पहला रो, यहाँ पे दूसरा कॉलम, तो दोनों के एलिमेंट्स को देखिए ध्यान से, तो इट्स 2 into 2। फिर दूसरे एलिमेंट को देखिए तो उधर से 3 है, वहां से -4 है, तो 3 into -4, और उसके बाद तीसरा, यहाँ से तीसरा एलिमेंट 4 है, वहां से 6 है, तो +4 into 6। अब ऐड करेंगे तो 24 - 12 + 4, तो 12 + 4 16। अब ये ग्रीन कलर वाली लाइन देखो, तो ग्रीन कलर वाली लाइन हो गई ये -1, और यहाँ भी ग्रीन कलर वाली लाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 into 1, उसके बाद +2 into 3 +-5 into -5, क्योंकि दोनों में तीसरा एलिमेंट -5 ही दिख रहा था। इनको ऐड किया तो -25 -26 -26 और 6 -20, सॉरी -25 -26 -26 और 6 ऐड करोगे तो ये -20 हो गया सर। +25 होगा। और सॉरी वो +25 है, +25 24 हाँ 30, ये 30 हो जाएगा। एंड लास्ट में ये ब्लैक कलर वाली लाइन, तो -1 into 2, यहाँ से पहला एलिमेंट है -1, वहां से 2 है, फिर यहाँ का दूसरा एलिमेंट 2 है, वहां का दूसरा एलिमेंट -4 है, तो +2 into -4 +-5 into 6। अब इनको ऐड करो तो -30 -8 -38, अब -38 -2 -40। तो फाइनली ये कैलकुलेशन हो गया एंड मेरा जो आंसर हुआ दैट इज -9 16 30 एंड -40। अब अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग देखेगा एक बार, जब क्लास के बाद मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब आपको याद होगा जब हम एडिशन की बात किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो वहां पे एसोसिएटिविटी क्या थी, वहां पे एसोसिएटिविटी थी a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ब्रैकेट्स का पोजीशन का था, ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ था और यहाँ पे लगा हुआ था, तो हम वहां पे बोलते थे कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, एबीसी का जो प्रोडक्ट है, अगर मुझे 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है, उसमें अगर आप AB को पहले मल्टीप्लाई करते हो, AB को पहले मल्टीप्लाई करते हो और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को C के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस, वेयर आपने पहले BC को मल्टीप्लाई किया, पहले ब्रैकेट जो होता है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले आपने BC मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया, जो रिजल्ट आए वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो तो A मल्टीप्लाइड हो रहा है किसके साथ, B + C के साथ, तो A इज गेटिंग मल्टी, A भी मैट्रिक्स है, B भी मैट्रिक्स है और C भी मैट्रिक्स है, तो A मल्टीप्लाई हो रहा है B + C, B और C के एडिशन मैट्रिक्स के साथ, तो दैट विल बी इक्वल टू, अभी आप कह सकते हो कि A B के साथ भी आ जाएगा और A C के साथ भी आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी AB + AC, इट इज गोइंग टू बी AB + AC, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशंस यूज कर सकते हो, अगर आपको जरूरत पड़ेगी कहीं पे तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है,
नॉर्मली मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि 2 इंटू -5 करो या फिर -5 इंटू 2 करो, दोनों का वैल्यू सेम होता है। इनफैक्ट मैथ्स में हम कहते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर्स में ए और बी अगर दो रियल नंबर्स है तो ए बी का वैल्यू जितना होगा बी ए का वैल्यू भी उतना ही रहेगा, राइट? दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। अनुष्का यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये जो मैंने अभी लिखा ये कांस्टेंट है, बट ऊपर ये एबीसी कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, वो सब मैट्रिसेस है। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है एबीसी आर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, बी और सी मैट्रिक्स है। अब ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होता है? जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी करो या बी ए करो, दोनों का वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है जानते हो? यहाँ पे इसने लिखा हुआ है इन जनरल। इन जनरल का मतलब क्या हुआ कि फॉर सम केसेस ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट सेम होता है। बट फॉर मैक्सिमम केसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है? ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है फॉर सम केसेस, बट ज्यादातर केसेस में ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है वो बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। तो ये ना ही हमेशा ट्रू है और ना ही हमेशा फॉल्स है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हम कुछ एग्जांपल्स देके इसको वेरीफाई भी करेंगे, डोंट वरी, कुछ एग्जांपल्स देकर इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स multiplication is not commutative in general. Matrix multiplication is not commutative in general. इसका एग्जांपल के लिए मैं एक बार, I don't have a particular example, तो इसलिए I'll take the help of NCERT. क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वो मैट्रिसेस होता है, तो कहीं पे पॉसिबल होता है, कहीं पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हिट एंड ट्रायल करने से अच्छा है डायरेक्ट उस एग्जांपल पे जाते हैं जहां पे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रूवन है। आप देखो, आपकी पीपीटी बनाने के लिए भी मैंने 50% कंटेंट सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आप लोग भी जब क्लास के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड करोगे तो मेक श्योर करना कि हर एक लाइन को रीड कर रहे हो, समझ में आना चाहिए वो पार्ट। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 13 देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 13। यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। ये देखो ए बी कैलकुलेट किया है, ए बी कैलकुलेट किया तो कितना आया? ए बी कैलकुलेट किया तो आया 0 10 -4 3, ठीक है? फिर अगला स्टेप में क्या किया इन्होंने? अरे यार, ये देखिए, इन्होंने ए बी कैलकुलेट किया तो इतना आ रहा है, बी ए को कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? दिस थिंग। यहाँ पे ए बी आ रहा था 2 क्रॉस 2, जबकि बी ए कितना आया? 3 क्रॉस 3 आया। ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स इज अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, राइट? जो क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स इज अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो जब ए बी मैट्रिक्स की बात हो रही थी, तो हम क्या चेक करते हैं? हम इसका दूसरा वैल्यू को इसके पहले वैल्यू के साथ देखते हैं कि ये सेम है कि नहीं, और अगर ये सेम होता है तो बाकी ऑर्डर हमको यहां से मिलता था। तो ये ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 का। अब जब हम बी ए मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो बी ए मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? हम देखेंगे कि बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब इसका दूसरा वैल्यू और इसका पहला वैल्यू, क्योंकि अगर हम बी ए निकालना चाहते हैं तो बी पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है। बी को प्री मल्टीप्लाई बोला जाएगा यहाँ पे, और ए को पोस्ट मल्टीप्लाई बोला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बी का जो सेकेंड वैल्यू और ए का जो फर्स्ट वैल्यू, दे आर इक्वल। तो इफ दे आर इक्वल इट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा बी ए का, और वहां से ऑर्डर क्या निकलेगा? ऑर्डर निकल कर आएगा 3 क्रॉस 3 का, ऑर्डर निकल कर आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो आपने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या ऑब्जर्व किया
आपने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऑब्जर्व किया कि ए और बी मैट्रिक्स के लिए ए बी भी डिफाइंड था, बी ए भी डिफाइंड था, लेकिन दोनों सेम नहीं थे, राइट। एक आगे एक और एग्जांपल है यहीं पे, अब जैसे ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों का वैल्यू 3008 ही आ रहा है, 3008 ही आ रहा है। सो इन दैट केस ये क्या बन गया, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव हो रहा है, बट इन जनरल ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। तो के एग्जांपल्स आपके सामने एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। अगेन गाइस ये रियल नंबर का हेल्प ले रहे हैं। हमें पता है कि रियल नंबर में अगर दो रियल नंबर्स होते हैं ए और बी, जैसे क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने खूब किया होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं और दो लीनियर प्रोडक्ट आता है और दोनों को जैसे लेट्स से याद करो, बहुत किए होगे, x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्या निकालते थे, आप यहां से x का वैल्यू -2 या फिर x का वैल्यू -3 निकालते थे, राइट। क्या लॉजिक होता था आपका, तो आपका लॉजिक यही रहता था कि मैथ्स में दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब या तो पहला वैल्यू खुद 0 हो या फिर दूसरा वैल्यू खुद 0 हो, राइट। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या है कि दोनों नॉन जीरो होने के बाद भी, जैसे यहां देखिए ये ए मैट्रिक्स लिया हुआ है 0 0 -1 2, ये बी मैट्रिक्स लिया हुआ है 3 5 0 0, दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स क्या होता था, मैंने कल की परसों की क्लास में बताया था, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। बट क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है, नहीं, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हुआ। क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो है, नहीं, तो ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हुआ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेकिन क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी अ नल मैट्रिक्स। इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो आ रहे हैं। सो डज if the product of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrix will be a zero matrix। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई एक खुद जीरो मैट्रिक्स है। अगर दोनों जीरो मैट्रिक्स होगा तब तो चलेगा। मैं कह रहा हूं एक ऐसे यहां पे एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से आई हैव ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये 2x2 का है और ये 2x3 का है, तो इसकी सेकेंड वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू सेम है। तो आप जब यहाँ पे ए बी कैलकुलेट करोगे, दैट ए बी विल कम आउट टू बी व्हाट, कितने ऑर्डर का आएगा वो, तो ये 2 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे। अब आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स वेरी क्लियर कि इट्स गोइंग टू बी ऑल जीरोस, it's going to be all zeros. So for this particular example, AB is coming out to be a null matrix. AB is coming out to be a null matrix. A भी जीरो मैट्रिक्स है, B भी जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन ऊपर वाला एग्जांपल में क्या था, ऊपर वाला एग्जांपल में A मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स नहीं था, B मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आया था। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स में दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट जीरो है तो हम 100% श्योर होते हैं कि दोनों में से कोई एक नंबर एग्जैक्टली जीरो के बराबर होती है। बट वो चीज मैट्रिक्स में ट्रू नहीं होती है, वो चीज मैट्रिक्स में ट्रू नहीं होती है। ठीक है, ये सब कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है जो आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनको डिस्कस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। पॉजिटिव मतलब आपको पता है, इंटीजर
इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स के ऊपर जो पावर लगा होगा वो पावर कैसा होगा, इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा। इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर। तो पावर क्या होगा, ए के ऊपर नेचुरल नंबर होगा, तो आप कैसे डील करोगे। तो ये देखो, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहला कंडीशन है इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हुआ, अगर ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हुआ तो आप सीधा ए डॉट ए का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ए को उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली ए क्यूब अगर होगा तो आप ए को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके आप वहां पे एसोसिएटिविटी लगा सकते हो, पहले 2 ए को मल्टीप्लाई करके फिर उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली a to the power m will be equal to a is getting multiplied for m number of times, simple plain mathematics type all are। और ये सब के सब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर केस में आपको क्या मिलेगा, हर केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और वो भी किस ऑर्डर का होगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर, इसका मतलब है ए स्क्वायर विल आल्सो बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, a to the power 3 will also be a n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना, और a तो पहले से ही n क्रॉस n मैट्रिक्स था ही, क्लियर है। सिमिलरली a to the power m into a to the power n, अब ये देखो ये एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है बट क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। a to the power m into a to the power n, यहाँ पे पहले a मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम्स तक और यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स तक, जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यू कैन से कि पावर्स ऐड हो जा रहे हैं, बेसिकली पावर्स ऐड हो जा रहे हैं, बट अगेन इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर एक मैट्रिक्स के ऊपर पावर m लगा हुआ है और उस होल के ऊपर पावर n लगा हुआ है, मैट्रिक्स के ऊपर पावर m है, होल के ऊपर पावर n है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पावर क्या होगा, mn हो जाएगा। और ये भी क्या मिलने वाला है, इसका भी ऑर्डर n क्रॉस n ही रहेगा, इसका ऑर्डर भी n क्रॉस n ही रहेगा। एंड लास्टली, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में बात करते थे कि नॉर्मल मैथ्स में किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगाते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर पावर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर पावर 0 लगेगा तो आपको i मिलेगा, और i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद है बताया था, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर का होगा, तो ऑर्डर n का होगा, मतलब जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स आई ऑफ एनी ऑर्डर i टू द पावर m इज इक्वल टू i। अब जैसे 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाते तो 1 रहता है, तो i एक तरीके से जो i होता है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक तरीके का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, मैंने बताया था वहां पे प्रॉपर्टीज में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यहाँ पे खासियत ये होती है कि आप उसको कितना भी पावर लगा दो, आई स्क्वायर का वैल्यू भी आई होगा, आई क्यूब का वैल्यू भी आई होगा, ठीक है ना। तो घर पे ये ट्राई कीजिएगा, इसको रैंडमली ट्राई करो किसी भी ऑर्डर का लेकर, और ये इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करो, इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, वी डोंट हैव टाइम, इट्स 9:30, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से होमवर्क की तरह काम करेगा और हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वगैरह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आपका काम क्या होगा, लेट्स गो टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो नाउ यू गाइज आर रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2, यू गाइज आर रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। ध्यान से कीजिएगा, अगर आप एक्सरसाइज 3.2 पे कहीं भी फंसोगे तो आगे के एक्सरसाइजेज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं, ना ही कोई एग्जाम्पल छोड़ोगे और ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ोगे। तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 3.2 हर एक स्टूडेंट को अगले 2 दिन के अंदर खत्म करना है। ना ही मैं कोई आरडी शर्मा से काम दे रहा हूँ, ना ही कहीं और से दे रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्रैक्टिस करो आरडी से या आरएस अग्रवाल से, बट एज ऑफ नाउ माय फोकस विल बी, ये 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट खुद से सॉल्व करेगा
कम से कम 3 से 4 घंटे लगाएगा, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, बहुत जगहों पे दिक्कत आएगी, और जहां दिक्कत होगी वो हम डिस्कस करेंगे अपने डीएसएस में, नॉर्मल लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, अभी तो इसमें कोई डीएसएस रखा नहीं है। सो गाइज आई विल एंड द सेशन हियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा एंड साथ ही साथ कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 एंड ऑल एग्जाम्पल्स। बिना एग्जाम्पल को देखे तो आप एक्सरसाइज पे जाओगे ही नहीं, ठीक है ना, और अगर गए तो मेरा भूत आप लोगों को डराएगा। एग्जाम्पलर खरीदने की जरूरत नहीं है अनिमेश, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा है तो वहीं पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल नहीं है तो इन दैट केस एग्जाम्पलर खरीद लो। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पलर की जगह एग्जाम आइडिया खरीद लो, बेटर होगा, बिकॉज उसमें आपको सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। किसी को भी एग्जाम्पलर अलग से खरीदने का मैं सजेशन नहीं देता। यस ओम, प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा कि आप सारे एग्जाम्पल्स, तकरीबन 8 से 9 एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है। क्या आप सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो अपने अच्छे से एक प्रकर के लिए, स्पेशली जब उससे 3-4 नंबर आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो आई विल एंड द सेशन हियर। कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पे पूछिएगा, सीधा ऐसा नहीं कि परसों कुछ डाउट होगा पढ़ रहे हो तो कल परसों में भी ग्रुप पे पूछ सकते हो। चलो, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड करता हूं सेशन। थैंक यू सर। यू वेलकम।